हेलो दोस्तों, मैं निकेत जैन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलीवुड जोन में। तो आई होप आप सभी को हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। हमने हमारे पुराने वीडियोस में जो ब्रिटिश रूल होता है हमारे इंडिया को, उसके थ्रू वेरियस चार्टर्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया हुआ है अब तक के वीडियोस में। जिन्होंने भी अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें प्लीज़ जाकर देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो अब तक हमने जो हमारी वीडियोस हैं उनमें हमने 1947 का जो इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसे डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमने हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसे भी देख लिया है। और हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया जो बनती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने उसे भी देख लिया है। सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक की वीडियो में हमने समझ लिया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी। हम आज की वीडियो में समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके फंक्शंस क्या थे, है ना, उसकी कंपोजिशन क्या थी, और उसके अलावा हम और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे जैसे कि कमिटीज़, इम्पोर्टेंट कमिटीज़, उसके मेंबर्स। उसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एनएक्टमेंट एनफोर्समेंट। उसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो क्रिटिसिज्म, कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो हम उसे भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इन 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, ओके, इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे डिमांड हुई फर्स्ट टाइम और कैसे हमारी असेंबली बनी। तो एक छोटी सी उसकी कुछ इवेंट्स हैं, कुछ क्रोनोलॉजी कह सकते हैं हम। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर थे हमारे इंडिया के, एम एन रॉय, है ना, उन्होंने 1934 में ये आइडिया दिया था। उसके बाद हम देखते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ऑन बिहाफ फॉर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये डिक्लेयर करते हैं कि एन असेंबली फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया, एम एन रॉय साहब ने डिमांड सबसे पहले आइडिया दिया था, नेहरू जी ने फिर उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद हम देखते हैं 1940 में आता है अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर में भी हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करते हैं फर्स्ट टाइम कि इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देंगे। किस लिए एक्सेप्ट करते हैं, ताकि उन्हें जो वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम चल रहा था उसमें हम इंडियंस उन्हें सपोर्ट करें। इसके अलावा और भी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है, वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करता है। बट हमारी आईएनसी और जो मुस्लिम लीग उस टाइम होते हैं उनकी कुछ अलग डिमांड होती है, इस कारण वो इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है। और जो कैबिनेट मिशन प्लान होता है वो कहीं ना कहीं जो आईएनसी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को कन्विंस कर लेता है, और इस प्रकार हमारी फर्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। कब होती है? नवंबर 1946 में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके थ्रू हमारी फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। तो अब तक हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई। तो अब जो असेंबली फॉर्म हुई है, आपको इसके इसके असेंबली की और डिटेल बताने से पहले, उसकी कंपोजिशन बताने से पहले, एक छोटी सी इवेंट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि 1946 जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय बाद मुस्लिम लीग उसे बॉयकॉट कर देती है और उसे छोड़ देती है। तो जब मुस्लिम लीग उसे बॉयकॉट कर देती है तो हम देखते हैं उसके एक सॉल्यूशन के रूप में हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लाती है, जिसके थ्रू जो इंडिया होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया की जो जो मेंबर्स बचते हैं वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो जाते हैं, और जो मुस्लिम लीग के मेंबर जो छोड़कर जाते हैं वो पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। तो छोटा सा
एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इवेंट था। तो ऐसे करके हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ है जो कम होती है, जो आगे के हम स्लाइड्स में देखेंगे और समझेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर्स। ओके, जो हमारी असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो 389 मेंबर्स की थी, जिसमें 296 जो थे ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ से आते थे, और 93 जो कैंडिडेट्स थे वो आते थे प्रिंसली स्टेट्स से। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 1 सीट अलॉटेड थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स अलॉटेड थी वो मेनली 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड थी, है ना। वो क्या थी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। उसके अलावा हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स of that community in the province's legislative assembly by the method of proportional representation by the means of single transferable vote। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो प्रोविंसेस थी, ओके, उसके मेंबर्स, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो स्टेट्स थे उनकी असेंबलीज थी, उनके जो मेंबर्स थे उनके थ्रू चुनकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आ रहे थे। तो जो उनसे चुनकर आ रहे थे, उनके थ्रू चुनकर आ रहे थे, तो मेथड क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप पूछेंगे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट बॉडी तैयार कर दी जाती है, या एक पर्टिकुलर एरिया को ये इलेक्टोरेट बॉडी बना देते हैं, जिससे एक कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 1 सीट डिसाइड कर दी कि उस पॉपुलेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक कैंडिडेट। ओके, तो ये होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर प्रोपोर्शनल एरिया के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जा रहा है। उसके अलावा हम देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इलेक्शन की जो मेथड्स होती हैं उनमें से एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमारे इंडिया में भी ये यूज़ होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ही यूज़ किया जाता है। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि A, B, C, D 4 कैंडिडेट्स हैं। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है, जो वोट डाल रहा है, जो व्यक्ति वोट डाल रहा है, उसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। वो इन सभी को वोट, उसके पास एक ही वोट होता है, वो इन सभी को प्रेफरेंस के रूप में वोट डालता है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस अगर A है तो पहले मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में अपने A को रखूंगा, सेकंड प्रेफरेंस में B को, और थर्ड प्रेफरेंस में C को, और जो अदर कैंडिडेट उनको अलग से प्रेफरेंस देता जाऊंगा। तो क्या होगा, जिसे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उसे सबसे पहले मेरा वोट जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसे मैंने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था उसे सबसे कम वोट मिलते हैं या वो एलिमिनेट हो जाता है, तो जो मेरा वोट था वो बर्बाद नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। उस वोट को अलॉट कर देंगे जिस 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 व्यक्ति को मैंने अपने सेकंड प्रेफरेंस में रखा था। इस प्रकार जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द वोट्स, है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है इसका। ओके, बट आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंशियल तौर पे लोगों को वोट अरेंज कर दिए जाते हैं, और जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं फाइनली, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली इसका 50% से ज़्यादा वोट आएंगे, उसी के सबसे ज़्यादा वोट कहलाएंगे, तो वो चुन लिया जाता है ना, इलेक्ट हो जाता है। तो ये था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इस मेथड से। जो हमारे इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट क्यों थे, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट जो मेंबर्स थे उन्हें इलेक्ट नहीं किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी ना, जो हमारे स्टेट्स की असेंबली थी, उनसे चुनकर गए, उनके थ्रू गए थे, है ना, उनके थ्रू चुनकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहुंचे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ओके, ये हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे, उन्होंने जो मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्हें नॉमिनेट किया था। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं जो हमारी असेंबली थी उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो कि अगर हमें कभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में लिखना पड़ता है या बताना हो किसी को, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम, जैसा कि हम देख चुके हैं कि पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, है ना। जो मेंबर्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, उन्हें हमने इलेक्ट किया था, और जो
प्रिंसली स्टेट्स के थे वो नॉमिनेटेड थे, हमने लास्ट स्लाइड में देखा जस्ट। ओके, मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये भी हम देख चुके हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ओके, इसके अलावा हम एक प्लस पॉइंट देखते हैं हमारी असेंबली का, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसमें ऑल सेक्शंस इंडियन सोसाइटी के रिप्रेजेंट करती थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग वुमन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस। वुमेंस भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी, ये एक अच्छा पॉइंट है ना। तो कभी हमें लिखने आए तो हम ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग, क्या क्या काम किए हमारी असेंबली ने। तो हम अगर बात करें वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो जैसा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। ओके, और हम देखते हैं कुछ ही दिनों बाद मुस्लिम लीग उसे बॉयकॉट करती है। ओके, आफ्टर जब मुस्लिम लीग उसे बॉयकॉट करती है तो हमने समझा था अभी कि हमारा 1947 का एक्ट आता है और जो हमारा इंडिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स होते हैं वो पाकिस्तान में अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करते हैं। जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं जो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली भी होते हैं, और हम टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं असेंबली का। उसके बाद हम देखते हैं जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो बाद में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे हम 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखेंगे, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी। ये दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो हमें इससे ये देखने मिलता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। ओके, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी रखते हैं वो भी पास होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है ना। जो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसका जो फिलोसफिकल और जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जिसे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है हमारा, उससे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ चेंजेस आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अदर फंक्शंस है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करना, ओके, नेशनल एंथम अडॉप्ट करना, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किए थे, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में लिखने आता है तो एक बहुत ही प्यारी सी टेम्पलेट यहाँ पे जो मैंने शो करी हुई है, इसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी टेम्पलेट है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। मतलब इसकी जो फंडामेंटल फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो यहाँ से हमें देखने मिलती है। हम आगे के लेक्चर्स में प्रियम्बल भी देखेंगे, तो हम देखते हैं कि कुछ जो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो प्रियम्बल में भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है ना, ऑल पावर एंड अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इस टाइप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें उसमें भी देखने मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जो अगर आपको कहीं भी अगर इसके बारे में लिखना होता है तो वो आपके काम में आते हैं, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, इंडिया शॉल बी अ यूनियन, स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स टुगेदर विद द रेसिड्यूरी पावर। जो भी स्टेट्स हमारे इंडिया में एज अ यूनियन इंक्लूड होंगे उन स्टेट्स को ये एक ऑटोनॉमस यूनिट का दर्जा देते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्हें एक ऑटोनॉमस यूनिट बताया जाता है, जिन्हें की सारी पावर्स एंड अथॉरिटी दी जाती है और रेसिड्यूरी पावर्स भी दिए जाते हैं। ओके, और वो सारे एक्सरसाइज करते हैं फंक्शंस को जो उनको ऑथोराइज किए जाते हैं। ओके, तो जैसा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
हालांकि जो आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 जहाँ तक मैं सही हूँ, तो उसमें जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं जो इंडियन पार्लियामेंट को दिए हुए हैं। ओके, लेकिन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो किसे दिए गए हैं, जो स्टेट्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं ना एज ए ऑटोनॉमस यूनिट। तो हो सकता है कि उस टाइम सारे स्टेट्स हमारे इंडिया में इंक्लूड हों, इस मोटिव से भी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया हो। बट फाइनली क्या देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेसिड्यूरी पावर है वो इंडियन पार्लियामेंट को दी जाती है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस एक्ट का जो कि हमें जानना ज़रूरी था। उसके अलावा हम देखते हैं ऑल पावर एंड अथॉरिटी डेराइव फ्रॉम द पीपल। जो हमारा जो पावर एंड अथॉरिटी है वो कहाँ से आती है, लोगों से आती है, जनता से हमें मिलती है। उसके अलावा हम देखते हैं इट गारंटीड एंड सिक्योर्ड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस इक्वालिटी एंड फ्रीडम, जो हम अभी देख चुके हैं, जस्टिस इक्वालिटी एंड फ्रीडम देना ही है हमारी जो पब्लिक है उसे। उसके बाद एडिक्वेट सेफगार्ड्स शॉल बी प्रोवाइड फॉर द माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन सभी सेक्शंस का भी ख्याल रखा जाता है और उन्हें इंपॉर्टेंट सेफगार्ड प्रोवाइड कराने की बात इसमें रखी जाती है ना। उसके अलावा क्या देखते हैं, मेंटेन्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेनिटी राइट्स ऑन द लैंड, सी एंड एयर। लैंड, सी और एयर के जो राइट्स हैं वहाँ पे हमारी सोवरेनिटी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बताई जाती है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, है ना। जो वर्ल्ड पीस, जो विश्व शांति की बात भी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो एनोमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1947 को, 22 जनवरी को। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम देखेंगे जो इसके नेक्स्ट स्लाइड में चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। जो इंडिपेंडेंट एक्ट था हमारा, उससे क्या, इंडिपेंडेंस एक्ट से हमारे जो असेंबली में क्या चेंजेस आए। ओके, तो मेजर चेंजेस क्या आए, उसने जो इंडिपेंडेंस एक्ट था मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आता है हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं ना। वैसे एक सोवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया, बना दिया गया। ओके, सेकंड हम देखते हैं असेंबली बिकम ऑल्सो अ लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो थी ही जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसके अलावा ये लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती है जब ये इसका एक इम्पॉर्टेंट ये भी देखने रोल मिलता है हमको कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती है तो उसको चेयर कौन करता है, जीवी मावलंकर जी। ओके, उसके अलावा जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में करती है तो उसे चेयर कौन करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हमने अपना फर्स्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका हमने फर्स्ट तो हमने सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पोरली बनाया था, जो हमने फाइनल जो राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा प्रेसिडेंट बनाया था तो उसे चेयर करते थे जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में काम करती थी। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर जी से चेयर करते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को विड्रू कर देती है, चली जाती है छोड़कर। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या बचती है, 299, जिसमें 229 होते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस से होते हैं और जो 70 मेंबर्स होते हैं वो प्रिंसली स्टेट से होते हैं। ओके, तो ये जो मेजर चेंजेस थे हमने समझे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हमें देखने मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ अदर फंक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए थे जो हमें देखने मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, इट रेटिफाइड द इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। मई 1949 ने हमारी जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है उसे हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाई कर देती है। उसके अलावा हम देखते हैं एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट कब होता है, 22 जुलाई 1947। ये डेट आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अलावा जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग की जो डेट्स हैं वो एक सी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जनवरी 24, 1950 इस डेट को हमारा नेशनल एंथम और इस डेट को हमारा नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट होता है। ओके,
नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट होता है 22 जुलाई 1947, है ना। उसके अलावा जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो कब इलेक्ट होते हैं? 24 जनवरी 1950, जिस डेट को हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट होता है, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट होता है, उसी डेट को हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इलेक्ट होते हैं ना। तो ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 ईयर्स, मतलब मोटा मोटा 2 ईयर्स 11 मंथ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, मतलब मोटा माटी हम 3 ईयर्स कह सकते हैं, नॉट 2 ईयर्स, ओके। मतलब लगभग 3 साल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन के तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं, उसके बाद एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम। उसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, है ना, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और तब तक के लिए बाय बाय।